प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज का सवाल यह है कि क्या 2019 के लिए मोदी के दिल्ली प्लान पर राहुल काल हावी हो रहा है। अभी हाल में ही कांग्रेस ने अपनी तरफ से देश के मिजाज को परखा है। उसके खुद की सीटों के कैलकुलेशन में बीजेपी के हिस्से में अभी तक 225 सीटें जाती दिख रही हैं। मतलब 2019 में बीजेपी को अपने बूते बहुमत नहीं मिलेगा। ये कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में बात सामने आई। ये दावा कांग्रेस के करीबी सूत्र कर रहे हैं। ऐसी हालत में राहुल की टीम को लग रहा है कि वो खुद को तो मजबूत करें, बीजेपी को जितना हो सके कमजोर करें। और उसी फॉर्मूले के तहत कर्नाटक में बड़ी पार्टी होने के बाद भी कांग्रेस ने झटके में कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री का पद ऑफर कर दिया। दूसरी तरफ बीजेपी है कि कर्नाटक के बाद से हर तरफ फंसती दिख रही है। महाराष्ट्र में उद्धव से बातचीत के बाद भी शिवसेना नहीं मानी। बिहार में एनडीए में आपस में ही घमासान छिड़ा हुआ है। यूपी में माया अखिलेश मिलकर मोदी के प्लान के लिए नई मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। लिहाजा ये कहा जा रहा है कि मोदी पर राहुल काल हावी हो रहा है। कैसे, इसे पहले महाराष्ट्र में समझें, फिर बिहार लिए चलेंगे जहां आज एनडीए की डिनर पार्टी है। ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। ये मुंबई में मातोश्री की लॉबी है, जिसके बाहर अभी तक की सबसे ताकतवर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ा है। 2 घंटे तक बंद कमरे में उद्धव ठाकरे से 1 to 1 के बाद अमित शाह खाली हाथ खड़े। देखिए और अंदाजा लगाइए। चलते वक्त अमित शाह ने खुद उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे से हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया। सियासत में हर तस्वीर के मायने होते हैं। इस तस्वीर के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर यह साफ समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का मिशन 2019 महाराष्ट्र फेल होता दिख रहा है। दरअसल पश्चिम भारत में महाराष्ट्र से बीजेपी ने बड़ी उम्मीदें लगा रखी। इस बार भी बीजेपी 2014 वाला परफॉर्मेंस दोहराना चाहती है। 2014 में मोदी लहर पर सवार बीजेपी के साथ शिवसेना भी थी और दोनों ने मिलकर महाराष्ट्र की 48 में से 41 सीटें जीत ली थी। एनसीपी कांग्रेस मिलकर 6 सीटें जीती। वो डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन तब क्या हालात थे वो समझिए। तब मोदी और उद्धव की ताकत एक तरफ थी, दूसरी तरफ एन वक्त पर एनसीपी और कांग्रेस में उठापटक हो गई। इस तरह से विपक्ष ने मोदी को वॉकओवर दे दिया। नतीजा, एनडीए का स्ट्राइक रेट 95% के तौर पर सामने आया। लेकिन कुछ महीने बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच तलवार खिंच गई। वजह यह थी कि शिवसेना अभी तक ये मानकर बैठी थी कि अभी तक की छोटे भाई की भूमिका में ही बीजेपी रहेगी। लेकिन मोदी युग में बीजेपी ने इसे मानने से इनकार कर दिया और नतीजा ये हुआ कि दोनों पार्टियां अपने बूते चुनावी मैदान में कूद पड़ी। उद्धव को लगा कि उन्हें सहानुभूति वोट मिलेगा और महाराष्ट्र में वो बीजेपी को ठाकरे की ताकत दिखा देंगे। लेकिन विधानसभा का रिजल्ट आया तो छोटे ठाकरे की सियासी हैसियत और कम हो गई। बीजेपी ने न सिर्फ अपना 28% वोट शेयर बरकरार रखा, बल्कि 122 सीटें जीतकर सत्ता की कुर्सी के नजदीक पहुंच गई। शिवसेना अब बाध्य हो गई कि वो बीजेपी को समर्थन दे, नहीं तो एनसीपी बिना मांगे समर्थन को तैयार बैठी थी। मतलब 25 साल बाद शिवसेना बड़े भाई से छोटे भाई की हैसियत में आ गई। यहीं से उद्धव ठाकरे ने शपथ ली और एनडीए में रहते मोदी के लिए विपक्ष की भूमिका में आ गए। पार्टी बाद में दिल्ली की सत्ता से अलग हो गई और अपने बूते लोकसभा और विधानसभा लड़ने का ऐलान कर दिया। 2019 के रण के लिए जो एनडीए की सेना तैयार हो रही है, फिलहाल ये माना जा सकता है कि शिवसेना उससे अलग दिखाई पड़ रही है। इससे सबसे बड़ी राहत की बात कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए है। भले ही एनसीपी और कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ कोई गठबंधन ना करे, लेकिन अगर शिवसेना और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं 2019 में, तो इससे फायदा कांग्रेस और एनसीपी को होगा और आप कह सकते हैं महाराष्ट्र का जो परिणाम होगा वो बिल्कुल पलट जाएगा। फिलहाल लोग ऐसा ही कह रहे हैं। अब देखिए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। अगर उद्धव और मोदी मिल जाते हैं तो 2014 के मुताबिक दोनों का वोट शेयर 48% तक पहुंच जाता है। मोदी को मिला 27.5% और उद्धव को मिला 20.6%। दूसरी तरफ राहुल गांधी 18.1% और पवार 17.3% का वोट मिलाकर भी 35% के आसपास का ही आंकड़ा है। लिहाजा सीटों में बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अब हालात पूरी तरह से उलट है। अब एक तरफ 35% वोट शेयर के साथ राहुल और पवार हैं, दूसरी तरफ मोदी उद्धव अलग अलग हैं।
ऐसे में आशंका इस बात की है कि मोदी और उद्धव दोनों की सीटें आधी हो सकती हैं या दोनों की हालत कांग्रेस शिवसेना वाली हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के महाराष्ट्र प्लान पर राहुल काल हावी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मोदी के लिए महाराष्ट्र में शिवसेना का साथ इसलिए भी जरूरी है कि इस बार गुजरात राजस्थान में हालत पतली है। गुजरात मॉडल जाट मॉडल में फिर से जाता दिख रहा है, जबकि राजस्थान में वसुंधरा सरकार से लोगों की भारी नाराजगी है। गुजरात में मोदी की सीटें कम से कम 10 घट सकती हैं, राजस्थान में आधी हो सकती हैं और इस हिसाब से अभी पश्चिम भारत में जो आंकड़ा 92 सीटों का है वो 50 पर आकर ठहर सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो राहुल गांधी जो मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी की अपनी सीटें 272 से घटकर 200 के आसपास ठहर सकती हैं, वो कहीं न कहीं फलीभूत हो सकती है। अब देखिए कि बिहार में किस तरीके से पेच फंस गया है। अगर मोदी का पश्चिम भारत का प्लान फेल होता है तो वो क्या होगा वो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन हम आपको बिहार के मामले में समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वहां पर किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो बड़े भाई की भूमिका में आने की बात कर रहे थे और इसीलिए वहां पर उन्होंने 25 सीटों की मांग करी। लोजपा जो है वो 7 सीटें मांग रही है। इसके अलावा दूसरे दल भी 3-4 सीटें मांग रहे हैं। मतलब ये कि 40 सीटें जिस बिहार में हैं वहां से क्या बीजेपी को सिर्फ 3 और 4 सीटों पर लड़ने का मौका मिलेगा? पिछली बार के मुकाबले अगर इस बार की बात करें और ये तस्वीरें जो हैं आ रही हैं उस डिनर पार्टी से जहां पर एनडीए के घटक दलों को बुलाया गया है बिहार में। सुशील मोदी को आप देख पा रहे हैं, नीतीश कुमार को देख पा रहे हैं, रामविलास पासवान को देख पा रहे हैं। ये तमाम वो दल हैं जो बिहार में एनडीए का हिस्सा हैं। बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी। इसके अलावा जो दूसरे दल हैं उन्हें भी मौका दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, हालांकि वो भी अब अलग सीटों की मांग कर रही है और उपेंद्र कुशवाहा तो ये तक चाह रहे हैं कि बिहार में उन्हें सीएम पद का चेहरा बना दिया जाए। तो खाने की थाली में तो बहुत कुछ है और सबकी अपनी अपनी थाली है, लेकिन बिहार में जो 40 सीटों वाली थाली है उसमें एक ही थाली में सबको खाना है। जेडीयू कह रही है उसे ज्यादा खाना चाहिए, यानी ज्यादा सीटें चाहिए। एलजेपी अपना दावा कर रही है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अपना। कुछ इस तरीके की भी खबरें हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जो सीएम पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं उन्हें बीजेपी ने ही मैदान में उतारा है ताकि नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा किया जा सके और जो बार्गेनिंग है उसे कम किया जा सके। बीजेपी ये दिखा सके कि वो 3 या 4 सीटों पर तो नहीं लड़ेगी, इसलिए जेडीयू अपनी कुछ सीटें कम करके उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जगह दे और एलजेपी जो है वो भी अपना दावा कम करे। तो सियासत में बहुत कुछ होता है, साथ बैठकर खाना अलग बात होती है, लेकिन अपनी थाली का सामान किसी और को देना यानी अपनी सीटें किसी और को देना वो सबके बस की बात नहीं होती। ये केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा हैं। मोदी लहर में इन्हें बिहार में 3 सीटें मिली, अब इन्हें 5 सीटें चाहिए। ये रामविलास पासवान हैं। मोदी लहर में इनकी पार्टी लोजपा ने बिहार में 6 सीटें दी, अब इन्हें 10 सीटें चाहिए। और ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। इनकी पार्टी चाहती है कि पिछली लोकसभा में इनके 2 सांसद हैं, लेकिन इस बार उन्हें 25 सीटों पर चुनाव लड़ना है। बिहार में कुल सीटें हैं 40। अब जरा एनडीए के इन तीनों सहयोगियों की सीटों को जोड़ दीजिए। कुशवाहा 3, पासवान 10, नीतीश 25, बराबर होता है 38। अब सोचिए बिहार में लोकसभा की सीटें हैं 40, जिनमें अकेले बीजेपी के पास अभी 22 सीटें हैं। उसके 3 सहयोगियों ने अपने अपने हिस्से की 3 सीटों की डिमांड रख दी है और बीजेपी के लिए 2 सीटें छोड़ी। शायद इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश अलग हो सकते हैं, पासवान बाहर जा सकते हैं, कुशवाहा लालू से हाथ मिला सकते हैं। सीटों का झगड़ा इस कदर है, दबाव की राजनीति इस कदर है कि एनडीए की बैठक से उपेंद्र कुशवाहा कन्नी काटे। उनकी पार्टी कह रही है क्योंकि बिहार में यादव के बाद कुशवाहा सबसे बड़ी जाति है, इसीलिए
नीतीश की जगह उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए का चेहरा बनाया जाना चाहिए। आज नीतीश कुमार जी से ज्यादा बड़ा जनाधार तो उपेंद्र कुशवाहा जी का है। बिहार में 2 लोकसभा जीते हैं नीतीश कुमार जी और 3 लोकसभा पर उपेंद्र कुशवाहा जी जीते, तो कैसे मान लेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी उनको बड़े नेता, और बड़े भाई भी कैसे मान लेंगे। और अगर एक्सेप्टेबिलिटी की बात कीजिएगा तो नीतीश कुमार जी से बहुत आगे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। और मैं तो ये कहता हूं कि रामविलास पासवान जी बहुत आगे हैं नीतीश कुमार जी से एक्सेप्टेबिलिटी में और जनाधार में। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि रामविलास जी, माननीय अरुण कुमार जी या माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, कोई भी व्यक्ति नीतीश कुमार जी को एनडीए का बड़ा नेता मानेंगे। मुझे शक है, मेरी एनडीए इस पे मुहर भी नहीं लगाएगी, ये भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और नीतीश कुमार जी नहीं, मैं देश के सभी एनडीए नेताओं को फ्री में सलाह दे रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी, ये नेता द्वय अगर बड़े भाई और बड़े नेता के रूप में स्वीकार नहीं है किसी भी एनडीए के नेता को, तो अपना रास्ता तलाश कर सकते हैं। अब इधर नीतीश खेमा इस बात पर अड़ा है कि बिहार में नीतीश ही बड़े भाई थे और वही रहेंगे। साथ में नीतीश की पार्टी 2009 वाली अहमियत चाहती है। नीतीश कुमार जी की जो छवि रही है, नीतीश कुमार जी की जो काम करने का जो तरीका रहा है, या जो ललक रही है, जो जज्बा रहा है, या नीतीश कुमार जी की जो ईमानदार एक छवि रही है, काम करने वाले नेता के रूप में छवि रही है, वो तो एनडीए के लिए नहीं बल्कि देश के स्तर पर एक प्रतीक का सवाल है। हम देश में बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन देश में भी हमारा संगठन बड़ा है। लेकिन बिहार में तो नीतीश कुमार ही सबसे बड़ी पार्टी, बड़े भाई है, बड़े नेता के रूप में है। इसलिए ये कहना कि नीतीश कुमार जी को अगर हम नेता के रूप में स्थापित करके, बड़े भाई के रूप में स्थापित करके चुनाव में जाते हैं, तो एक बड़ी लाभ होगी एनडीए को, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जी के कद के बराबर अभी तक कोई नहीं है। जहां सीट शेयरिंग का बात है, तो हम तो 2019 के पहले 25 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा है, तो 25 सीटों पर तो हमारा दावा बनता है। और अब पासवान खेमे में भी चेहरे की लड़ाई है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश एनडीए का चेहरा कैसे हो सकते हैं, चेहरा तो मोदी होंगे। इस बात को कुशवाहा की पार्टी भी दोहरा रही है। वो एनडीए की बैठक में भी नहीं गई। खुद कुशवाहा ने निजी कारणों का हवाला देकर पटना में होने वाली इस बैठक से कन्नी काट ली कि अगर एनडीए की सरकार अगला बनना है, लोकसभा में जीतना है, तो उपेंद्र कुशवाहा को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहिए। एक तरफ एनडीए में सीट को लेकर घमासान मचा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। आज दिल्ली में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की करीब 40 मिनट तक मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि इसमें सीट शेयरिंग से लेकर इस बात पर भी चर्चा हुई कि अगर एनडीए के कुछ घटक दल टूटकर यूपीए में आते हैं तो फिर सीटों का फॉर्मूला क्या होगा। तेजस्वी एक एक सीट की डिटेल लेकर राहुल से मिले हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बिहार में आरजेडी को बड़ा भाई मान लिया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवपूजन झा इस वक्त पटना से जुड़ रहे हैं। शिवपूजन, जरा समझाइए ये क्या खेल चल रहा है एनडीए के अंदर, और साथ में आज जो मुलाकात हुई है राहुल गांधी और तेजस्वी की, उसको किस लिहाज से देखा जाए। देखिए, निश्चित रूप में आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में जबरदस्त है। अहम बैठक बुलाई गई थी एनडीए की और उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद तमाम घटक दल को एक साथ लेकर के भाजपा आगे बढ़ेगी। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा इस मीटिंग में मौजूद नहीं होते हैं, वो डिनर डिप्लोमेसी का हिस्सा नहीं होते हैं, तो उसके बाद अंत में इस बैठक को सिर्फ और सिर्फ डिनर डिप्लोमेसी में समेट कर रख दिया गया।
ये कहना कि 25 सीटें उन्हें मिलनी चाहिए, बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं। रामविलास पासवान अपने तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं रालोसपा भी जो है अपने स्तर से दबाव की राजनीति में शामिल है। कुल मिलाकर के भाजपा के पास बहुत जो है वो ऑप्शंस बच नहीं जाते हैं। गौरतलब है 2015 में उपेंद्र कुशवाहा को 23 सीटें दी गई थी, जिसमें महज वो 2 सीटों पर काबिज हो पाए थे, जीत पाए थे। तमाम फैक्टर्स को नजर में रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर दूसरे खेमे में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मीटिंग करते हैं, लंबी मुलाकात का दौर होता है, वहां पे भी सीट शेयरिंग की बातें होती हैं। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में सीट शेयरिंग को लेकर के महागठबंधन में और गठबंधन में जबरदस्त पेच फंसने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा कि वहां से अब आगे क्या खबरें आती हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।